हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारे साथ में है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट रैंकर दलवीर सर हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हाल ही में रिजल्ट आया था और पहला स्थान प्राप्त किया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। ज्योग्राफी सर का सब्जेक्ट है। तो आज हम सर से बातचीत करेंगे और सर से जानेंगे इनके संघर्ष से सफलता की कहानी। तो सबसे पहले तो सर बहुत सारी बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू शिव भाई। और मैं स्वागत करता हूं सर आपका हमारे जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। हमारी पूरी टीम की तरफ से वी वेलकम यू टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और जीआरएफ अड्डा के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो दलवीर सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आया और आपने देखा कि फर्स्ट रैंक है, तो आपके क्या रिएक्शंस थे, आपके फैमिली मेंबर्स के क्या रिएक्शंस थे? जी, जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो करीब 4-5 बजे की बात होगी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, उसमें मेरी दोस्त मीनाक्षी भी साथ थी, हम सब लोग बैठे थे 4-5 लोग। तो जैसे चल रहा था कि रिजल्ट अभी 15 मिनट में आने वाला है, 20 मिनट में आने वाला है, जैसे बातचीत कर रहे थे सारे बैठे। तो जब रिजल्ट देखा तो क्या है कि जो रोल नंबर थे वो काफी नीचे थे मेरे लिस्ट में। तो पहले जब ऊपर की 2 लाइनों में रोल नंबर नहीं दिखा तो थोड़ा घबराहट सी होने लगी अचानक। फिर जब नीचे देखा थोड़ा आके, तो उसमें जब अपना रोल नंबर के सामने जब 1 नंबर देखा लिखा हुआ रैंक, तो कुछ वक्त के लिए मैं इतना ही बोला सबको कि एक नंबर तो सब समझ गए। तो वो मतलब जो उस मोमेंट को मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ, उसमें कुछ बताने के लिए अभी वो शब्द नहीं है मेरे पास। तो काफी अच्छा लगा उस वक्त। फिर कुछ वक्त के लिए ऐसे भी हुआ कि यार थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि यार फर्स्ट रैंक मेरी है। तो फिर मैंने अपने कुछ मित्र हैं जैसे संजय और जस्सी को, इनको मैंने वो अपनी पीडीएफ भेजी रिजल्ट की और साथ में रोल नंबर भेजे कि आप चेक करें एक बार कि क्या मेरी वाकई मेरी फर्स्ट रैंक है। तो इस तरह के मोमेंट थे वो। तो फर्स्ट रैंक का कुछ जो मजा है वो अलग ही होता है, एक फीलिंग होती है वो। मेरे हिसाब से वो रिजल्ट नहीं, वो फीलिंग होती है, मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ। मेरे लिए ये पहला अनुभव नहीं था फर्स्ट रैंक। इससे पहले मैं जब बीए के अंदर मेरी गोल्ड मेडल था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, तो मैं इन चीजों को पहले महसूस कर चुका हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल नया भी नहीं था। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हमें बता सकें। जी, मेरी जो स्कूली शिक्षा है, मेरा गांव पड़ता है हनुमानगढ़ जिला, उसके एक छोटा सा गांव है नंदेवाली डाणी। उसमें मेरी 8वीं तक मैं वहीं पढ़ा, प्राइवेट स्कूल की एक ब्रांच थी वहां से। फिर 8वीं से बाद में एक पास में टाउन पड़ता है गोलू वाला, वहां से पढ़ा। इसके बाद मेरी बीए परिष्कार कॉलेज जयपुर से हुई और एमए भूगोल विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से। और वर्तमान में मेरी पीएचडी चल रही है भूगोल विभाग से। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है जी, वो कब से शुरू हुई? जो इससे लास्ट भर्ती हुई थी 2016 में, वो भी मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरे रिटर्न में 121 मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त कुछ कमियां रही, उनको इस भर्ती में सुधारा और अभी इसका परिणाम आपके सामने। बहुत ही बड़ी सक्सेस है दलवीर सर आपकी ये। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी थी क्या कॉलेज से स्टार्ट की थी या एमए के बाद में स्टार्ट किया या नेट जेआरएफ के बाद में स्टार्ट किया? मेरी नेट तो जब एमए प्रीवियस में था उसी वक्त हो गई थी, लेकिन वो मानी नहीं जाती, इसलिए इसके बाद भी सेकंड ईयर में करनी पड़ी। तो मेरी जो कॉल लेक्चर की तैयारी थी, जो मेरा उस वक्त एमए मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त मैंने इसका एग्जाम दिया था, लेकिन उस कुछ मार्क्स से रह गए थे। तो जब नई भर्ती है इस वक्त 2020 में, तो फिर इसकी तैयारी जब नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू की, तो जो पिछली भर्ती में जो कमियां रह गई थी, जो सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे, उन सोर्स को इकट्ठा किया और फिर उसी अपने योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी शुरू। ग्रेट। तो इससे पहले आपने बताया कि आपके बहुत सारे रिजल्ट्स आपने आए हैं, आपके बहुत सारे पॉजिटिव भी आए, कुछ नेगेटिव भी आए। तो आपकी जो पहले आपने एग्जाम दिए थे वो कौन कौन से स्टेट्स के आपने एग्जाम दिए थे? जी, मैंने इससे पहले उत्तराखंड का एग्जाम दिया था। इसमें रिटर्न में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन जो इंटरव्यू बेस भर्ती होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा मैंने हरियाणा में भी इंटरव्यू दिया था, वहां भी मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, इसमें मेरा चयन नहीं हो पाया। और
इसके अलावा जब लास्ट भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की थी राजस्थान में, उसमें भी आखिरी चयन नहीं हो पाया, और इस बार जो 5वां अटेम्प्ट था मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सिलेक्शन हुआ। सर मुझे एक लाइन याद आ रही है कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो शायद आपने भी कुछ ऐसा ही किया कि कोशिश करने से आप रुके नहीं। हाँ सही बात है, मतलब बहुत बार असफलताएं मिली, लेकिन कभी मन में ये नहीं आया कि हम इसको छोड़ दें। करने का मन में हमेशा से था कि कुछ करना जरूर है, तो सफलता जरूर हासिल करेंगे जीवन में। ये पहले से जीवन में एक विश्वास था, और उसका परिणाम अभी सामने है कि हम फर्स्ट रैंक के साथ में इस सफलता में हासिल कर पाए। आपने कभी सोचा था कि फर्स्ट रैंक आएगी? जब एग्जाम हुआ था रिटर्न का, जब उसके बाद मेरे मार्क्स आए जो मैंने कैलकुलेट किए थे, तो उस वक्त मुझे महसूस जरूर होता कि फर्स्ट रैंक आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू नजदीक आया, इंटरव्यू के दिन नजदीक आए, इंटरव्यू होने के बाद ऐसा फील होने लगा कि यार नहीं हो सकता है, मेरा सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा, पर जरूरी नहीं कि मेरी फर्स्ट रैंक आए। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आया तो फिर फर्स्ट रैंक के साथ मैं सिलेक्ट हुआ। आपने बताया कि आपने बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी एग्जाम दिए थे, तो क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि यार मैं दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ? कभी ऐसा गिव अप करने का मन नहीं किया आपका? नहीं, ऐसा कभी मन, क्योंकि मेरे पास जो मेरे मित्र थे, जैसे मनोज है, पंकज है, जस्सी है, विकास है, संजय है, राहुल है, भीमा है, बजरंग है, तो ये बहुत अच्छा ग्रुप था। तो कभी इन दोस्तों ने कभी ऐसे, मैं क्या कहते हैं कि खुद पीछे हटने का, जहाँ पर मन में निराशा का ऐसा भाव, रिजल्ट आने एकदम तो जरूर होता था कि निराश हो जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने समय बाद में कहते नहीं दलवीर तो कर सकता है, तेरे में योग्यता है, तुम गोल्ड मेडल है बीए का, ऐसे थोड़ी है, तेरे में कुछ तो योग्यता है, तो जरूर आप सफलता हासिल करेगा, लगा रहे, और वो सफलता हासिल कर पाए। आपके फ्रेंड आपको शायद अभी देख रहे होंगे, कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको? एक व्यक्ति का जीवन बहुत सारे लोगों के सहयोग से बनता है, तो उसमें आपके परिवार का, दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो जो आज मैं हूँ उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग है, चाहे वो मेरे बीए के दोस्त रहे हों, चाहे वो एमए के हों, चाहे मैं सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान दिल्ली में रहा, उस वक्त मेरे दोस्त बने, जहाँ मेरे वर्तमान में जो दोस्त हैं या जिनके साथ मैं अभी रह रहा हूँ, तो उन सब का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप को? मतलब काफी लंबी तैयारी हो गई है, आपने बताया कि आप 2016 से आप दे रहे हो एग्जाम। जी, तो इस फील्ड में डटे कैसे रहे आप? क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? हमेशा परिवार की तरफ से जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी उससे हमेशा हमें मुक्त रखा गया, तो उन्होंने हमेशा कहा कि आप पढ़ाई करो। तो हमारा सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशनल सोर्स था वो मेरा परिवार था। उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा कि आपको एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। तो मेरे पापा जैसे कि एक टेक्निकल फील्ड के अंदर गवर्नमेंट जो सर्विस में है, पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनका हमेशा जो मन में रहा कि मेरा बेटा सिविल सर्वेंट बने या एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो इसलिए वो हमेशा परिवार से मोटिवेशन मिलता रहा, फिर दोस्तों से मोटिवेशन मिलता, जैसे बाकी 7 के लोग सेलेक्ट हुए तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता रहा, तो ये बरकरार रहा वर्तमान तक। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी जी, तो आपने ज्योग्राफी क्यों चूज किया? ज्योग्राफी एमए के लिए कैसे कर रहे हो आप? या मतलब ऐसा होता है ना कि एक सब्जेक्ट चॉइस होती है, तो जैसे कॉलेज में हम या 12th में जो स्टूडेंट है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट से इजी रहता है या सब सब्जेक्ट बराबर हैं इसमें? मैं इसकी स्कूलिंग से शुरू करूंगा। जब 11th के अंदर हमें 3 ऑप्शनल सिलेक्ट करने होते हैं, तो जिस स्कूल से मैंने प्राइवेट स्कूल से 11th-12th की, वहां पे ज्योग्राफी लगभग सबको रखना अनिवार्य था, एक तरीके से उनके अनिवार्य सब्जेक्ट था। और इसके अलावा मैंने फिर इकोनॉमिक्स रखा और तीसरा सब्जेक्ट मेरा पंजाबी साहित्य था। फिर वो जब ज्योग्राफी जब पढ़ा तो वहाँ हमारे मेथ सर थे ज्योग्राफी, तो हमें उस एक कहते हैं कि एक विषय के अंदर एक रुचि एक शिक्षक पैदा करता है, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। इस बार बीए के अंदर भी हमने उसे कंटिन्यू रखा, तो ज्योग्राफी मेरा बीए में, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा और इकोनॉमिक्स रहा। तो लेकिन जब बीए में हमें मधुसूदन शर्मा सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, तो उनके पढ़ाने के तरीके से मेरा इकोनॉमिक्स विषय में इतना अधिक रुचि उत्पन्न हो गई कि मैंने बहुत सारी बुक्स
जो लोग एमए के लोग पढ़ते हैं, शोधार्थी पढ़ते हैं, मैंने बीए में पढ़ ली इकोनॉमिक्स की बुक्स। तो मेरा आगे मन भी इकोनॉमिक्स में एमए करने का था, लेकिन मेरे मित्र जो मनोज कुमार हैं, जो भी आईडीएस हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं दलवीर, तुझे सिविल सर्विस में जाना है और तुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो तेरे लिए ज्योग्राफी बेस्ट है, वरना तो इकोनॉमिक्स में इतना खो जाएगा कि तू उसको तैयारी नहीं दे पाएगा, समय नहीं दे पाएगा। तो फिर मैंने एमए ज्योग्राफी से किया, भूगोल विभाग से। ओके, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी ज्योग्राफी के लिए, मैं जानना चाहूंगा। उसके बाद में मैं पेपर 3 की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ब्रीफ में सर ये बताइए कि आपने ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स से पढ़ी जो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे। जी, ज्योग्राफी की मैंने जैसे कि कुल मिला के करीब 20-22 बुक्स पढ़ी होगी, दोनों सब्जेक्ट पेपर्स को मिला के। पेपर फर्स्ट में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, उनके लिए मुख्तार सुविंदर सिंह बुक पढ़ी, और इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट है, उसके लिए 2 बुक देखी मैंने, माजिद हुसैन सर की और अपने एस डी कौशिक और डीएस रावत की। तो कुछ हिस्सा जो मैंने अर्बन ज्योग्राफर तक था वो माजिद हुसैन से पढ़ा, उसके बाद का मैंने कौशिक और रावत से पढ़ा। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोटा ओपन की बुक आती है, एससी बंसल सर की बुक है। और इसके अलावा अपने पेपर सेकंड के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, उससे एचएम सक्सेना की बुक है, अभी वर्तमान अखिलेश वैष्णव सर की बुक भी आ रही है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आजमल लोढ़ा सर है। आर्थिक भूगोल की मैंने बीसी जाट सर की बुक देखी। रिमोट सेंसिंग जीआईएस के लिए अपने चौनियाल सर की बुक देखी। और अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए, कार्टोग्राफी के लिए अपने जेपी शर्मा जी की, और अपने राजनीतिक भूगोल के लिए एचएम सक्सेना, और अपने सामाजिक भूगोल के लिए एस टी मौर्य, और कृषि भूगोल के लिए अलका गौतम, और इसके अलावा अपने आरसी तिवारी की बुक भी बड़ी है। तो इस तरह बहुत सारी बुक्स थी जो हो सकता है कुछ छूट गई हो। तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना तो बहुत पड़ता होगा। हाँ, इसमें आपको बुक्स ही एक मात्र स्रोत है इस तैयारी का, और बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका कोई फर्स्ट ग्रेड का कोई पेपर नहीं है, एक आपको कॉलेज प्रोफेसर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि इस लेवल में आपसे ये मानते आप एक रिसर्च में जाना है, आपको इसमें इसके साथ साथ आपको रिसर्च को भी लेके चलना पड़ता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ गाइस की देखो, या तो इस ओखली में मुंह दो मत, और दो तो इसको अच्छे से फिर करो। हाँ, है ना, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ये एक मैराथन टाइप है। आपको बहुत सारी बुक्स एज अ रिसर्चर आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसा मैं समझ सकता हूँ सर, कि आपको कोई कंपटीशन जैसे कोई जॉब का ले रहे हैं वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे कि 1 डे एग्जाम है। यहाँ पे एक प्रोसेस है पूरा, तो उसके लिए बहुत गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में सर मैं जानना चाहूंगा पेपर 3 के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर 3 में थोड़ा सा उनको डर लगता है, स्पेशली मैं आरपीएससी की बात करूँ तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी सर। जैसे कि लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे, 25 मार्क्स थे केवल इसमें। तो उस वक्त क्योंकि हम पूरे हमें पूरा मैनेज नहीं कर पाए कि इस विषय को 30 रुपये किस तरह पढ़ा जाए, क्योंकि भूगोल में तो पढ़ते पढ़ते रुचि उत्पन्न होगी थी, तो भूगोल तो पढ़ना आसान लगता था, इसलिए ज्यादा समय उसको देते थे। तो पेपर 3 के लिए पहले से निश्चित कर लिया कि इस विषय को पर्याप्त समय देना है। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो 1/3 समय इस विषय को भी देना है। तो इसके लिए जैसे अपने राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है वो देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक आती है, राजस्थान राजनीति की पुस्तक आती है, राजस्थान के भूगोल की भी आती है, तो वहां से कवर कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स का जो है वो अपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से देख सकते हैं। और जो अपने करंट है राजस्थान से रिलेटेड, उसमें राजस्थान की क्रोनोलॉजी देख सकते हैं और मुंबल देख सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो भी बड़ी। सर आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था पेपर 3 के लिए, या पूरा बुक से ही पढ़ाई की थी? मैंने केवल बुक्स पढ़ी और टेस्ट सीरीज दी थी ऑनलाइन। मुझे लगता है कि पेपर 3 के लिए कोई ऑनलाइन अभी ऐसा कोई सोर्स हमारे लिए है नहीं अवेलेबल नहीं है। तो सर हम प्लान कर रहे हैं हमारे जीआरएफ अड्डा पे एक 3rd पेपर के लिए स्पेशली हमारी पूरी टीम वो तैयार है, पूरा हमने नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर किए हुए हैं। जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पेपर 3 के लिए दोस्तों एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए आने वाली है, और पूरा पेपर 3 आपको कंप्लीट करवाएगी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। तो ये सारी तैयारियां हमने आपके लिए ऑलरेडी कर ली हैं, जो कि अभी तक सही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर पेपर 3 के लिए कोई अभी तक मुझे देखने में नहीं मिला। नहीं है सर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उनको?
ग्रेजुएशन के दौरान तो मैं कहूँगा ग्रेजुएशन पर ही ध्यान दें, और जब आप एमए में आ जाते हैं तो आपको जो एमए के अंदर कुछ अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने होते हैं एमए के अंदर, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वो रखने चाहिए जो अपने नेट के सिलेबस में भी। तो कई बार हम ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चुन लेते हैं जो हमारे नेट के सिलेबस में नहीं होते हैं, ज्योग्राफी के ऑप्शनल, तो पहले उनको थोड़ा ठीक से चुनाव करें, और साथ में अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने जो कॉलेज का सिलेबस है उसको भी ध्यान दे के चुने। तो उसके साथ साथ अपने अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर आप 1 वीक सीरीज पे ना निर्भर रह के अच्छी पुस्तकों पे पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो एकेडमिक के साथ साथ आपकी नेट की तैयारी भी हो सके। और इसके अलावा कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, और जो पुराने पेपर से आर्यंत के आते हैं पेपर निकाल सकते हैं। और जो सिलेबस, जो नेट का सिलेबस है, उसे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, वही आपका मार्गदर्शक पथ है। जी सर। सर, क्या नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी एक साथ हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो नेट से काफी वाइड है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका नेट होना स्वाभाविक है। तो सर, हमारा मेन टारगेट नेट ना होके असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आपका टॉपिक क्या है और कहाँ से कर रहे हैं सर? मेरा टॉपिक, जी, मेरी पीएचडी भूगोल विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से हो रही है, प्रोफेसर सरीना कालिया के अंडर में। और मेरा जो पीएचडी टॉपिक है वो अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, श्री गंगानगर शहर की नगरीय कार्तिका है। तो सर, जो आपने जो टॉपिक लिया, ये आपने कैसे चूज किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि टॉपिक कैसे चूज करें पीएचडी के लिए, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे टॉपिक को चूज करना चाहिए? जी, जब मेरी एमए कंप्लीट हुई तो मैंने जब एमए में देखा कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो उसमें अर्बन ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था। और अर्बन ज्योग्राफी ज्योग्राफी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब मेरी सब्जेक्ट जो मैंने एमए में पढ़े थे उसमें नहीं हो, तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो जब मैंने अर्बन ज्योग्राफी को पढ़ा तो मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसी दौरान फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे रिसर्च में आगे करना था। तो फिर मैंने अपने अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड ही मैंने टॉपिक लिया और श्री गंगानगर शहर को उस विषय के लिए चुना। ओके सर, ग्रेट। सर, एक मैं सवाल आपसे पहले पूछना चाह रहा था, तो मैं अभी दोबारा से मैं पूछ लेता हूँ उस चीज को थोड़ा सा, कि जो थर्ड पेपर है उसका कितना रोल है सर? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में थर्ड पेपर का कितना रोल है? 50 नंबर बहुत डिसाइडेबल पार्ट है इसके, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर तो हो सकता है आपका इतना अंतर नहीं आए, लेकिन जीके के पेपर में कुछ लोगों के मार्क्स 20 के करीब होंगे और कुछ के 30 प्लस होंगे, लेकिन ज्योग्राफी में आप देखते हैं 5 से 10 नंबर का ही अंतर बैठता है वहां पे। और इसमें जो 50 नंबर के में आपका अगर 5 से 10 नंबर का अंतर बैठ रहा है तो एक बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा। तो ये पिछली बार से मेरे 50 में से 25 मार्क्स थे और इस बार 30 मार्क्स हैं, और पिछली बार से पेपर भी थोड़ा हार्ड था इस बार, तो इस हिसाब से 30 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूँ कि इसके आप बराबर समय दें, तो कम से कम इसे जितना आप समय दे रहे हैं उसका 1/3 समय आप इसको भी दें। जी सर। सर, आपका कोई इंटरव्यू में ऐसा एक्सपीरियंस या ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? जी, मेरा कटारा सर का बोर्ड था और उसके अलावा 2 एक्सपर्ट और थे। तो मेरा इंटरव्यू लगभग मेरा पीएचडी पे चला कि आप पीएचडी का टॉपिक क्या है, आप हाइपोथेसिस कौन कौन सी है, हाइपोथेसिस क्या होती है, और जैसे कि कुछ अप्लाइड, जैसे मैंने फिर जब टॉपिक प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ाया तो वो भी मेरा अर्बन मॉर्फोलॉजी के जो थ्योरीज है उनसे रिलेटेड था। तो बाद में उसे काउंटर क्वेश्चन भी मेरे से जो हुए वो अपने जो स्टडी एरिया मेरा पीएचडी का वहां से अप्लाइड से पूछा गया कि अच्छा आप अपने एरिया में कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हो। तो मेरा जो लगभग ओवरऑल जो इंटरव्यू था वो पीएचडी से रिलेटेड चला। इसके अलावा जो मेरा बीए में गोल्ड मेडल था उससे भी वो काफी प्रभावित हुए। ओके, तो सर एकेडमिक अच्छा होना क्या इंटरव्यू को प्रभावित करता है सर? हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पे जा रहे हो तो आपको एक छात्रों को जाके पढ़ाना है। तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी कॉलेज टाइम के अंदर खुद अच्छे से उन पुस्तकों को पढ़ा है जिन बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे उनको लगता है कि ये एकेडमिक में अच्छा है तो आगे अच्छा टीचिंग भी दे सकेगा। तो उन्होंने उन विषयों को अच्छे से पढ़ा है। बेसिकली सर हम बोल सकते हैं कि टेम्परामेंट जो होता है वो आपका अच्छा बन जाता है अगर आपका एकेडमिक अच्छा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते इसमें, वो एक अलग चीज है। ओके सर।
सर, कोई ऐसा रोचक बात आपके इंटरव्यू में हुई हो? अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादातर मेरा इंटरव्यू पीएचडी से रिलेटेड चला। पीएचडी से, ओके सर। आप पढ़ते ही हो या कुछ अदर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपका इंटरेस्ट है? आपकी क्या कुछ हॉबी है? जैसे कि मैं बीए के टाइम बॉक्सिंग खेलता था। ओके। और ड्रामा भी करते थे हम रिश्कार के कॉलेज में, तो 2 ड्रामा में पार्टिसिपेट किया मैंने। और बॉक्सिंग भी खेले, रामचंद्र गुज्जर सर थे। खेलता तो मैं कबड्डी आ रहा था, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं तो बॉक्सिंग खेलेगा, तो फिर उन्होंने बॉक्सिंग खेलना सिखाया। तो फिर बीए में इंटर यूनिवर्सिटी लेते बॉक्सिंग खेले। उस वक्त बॉक्सिंग खेलने में भी इंटरेस्ट है और देखने में भी इंटरेस्ट है ही, तो लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से मैंने बॉक्सिंग खेलना छोड़ दिया। और इसके अलावा अपने यूनिवर्सिटी में कल्चरल जो फेस्टिवल होता है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया कई बार। और अब वर्तमान में मुझे पोएम लिखने का भी शौक है। तो बेसिकली आप ऑलराउंडर हो। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो सर, काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, हर एक एस्पिरेंट होता है, उसकी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो आप ऐसी कोई कुछ आपकी 5 मिस्टेक जो आप एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहोगे कि ये आपको प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है? हम क्या है कि बहुत सारे एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं। अगर आरएस की वैकेंसी आएगी तो उस तरफ हो गए, एसआई की आएगी तो उस तरफ हो गए, फर्स्ट ग्रेड आएगी तो उस तरफ हो गए। हमें अपना टारगेट निश्चित करना पड़ेगा अगर हमें किसी टारगेट को अचीव करना है। अगर हम 2 घोड़ों पे सवार होंगे तो चोट लगना स्वाभाविक है। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक टारगेट निश्चित करें, उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। और दूसरी जो अपना देखते हैं कि छात्र जो गाइड बुक्स होती है उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़ें, क्योंकि जो गाइड बनती है वो रेफरेंस बुक्स से बनती है। तो आप उन अच्छे रेफरेंस बुक्स को पढ़ें ताकि आप उस विषय की अच्छे समझ विकसित कर सकें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उन जो टॉपिक्स हैं उनके अच्छे समझ विकसित कर सकें। और इसके साथ साथ कुछ छात्र होते हैं जो कि पढ़ते तो रहते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें ताकि उन्हें अपनी तैयारी के दौरान अपने खुद एवेल्युएट कर सकेंगे कि किस स्टैंडर्ड पे भी वो है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। सर, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इस एग्जाम के लिए? जी, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। एक तो अपने गुरुकुल टेस्ट सीरीज है सूरतगढ़ में, जो आशीष दुदारा सर चलाते हैं, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो। और उसकी मैंने पूरे टेस्ट किए थे। मैं जीके की टेस्ट की थी और ज्योग्राफी की भी की थी। इसके अलावा मैंने अभिप्राय कोचिंग में बच्चन सर है तो जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, लेकिन मैंने केवल एक टेस्ट दिया था उनका, मैं टेस्ट दे नहीं पाया बाकी उनके। तो बस ये केवल 2 टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। दैट्स ग्रेट सर। इसके अलावा सर, आप कुछ हमारे स्टूडेंट को मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो आप? यही कहूंगा कि जो आप जीवन में एक बार निश्चित कर लेते हैं आप उसमें निरंतर लगे रहें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की सफलता का अगर कोई सबसे जरूरी अगर आवश्यक उसके लिए है तो निरंतर उसके लिए तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं फिर कुछ समय के लिए इसको छोड़ दें, दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी में लगे रहें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडेंट को इतना आपका कीमती वक्त देने के लिए। और पूरे जेआरएफ अड्डा टीम की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप हमारी टीम से जुड़े रहें, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है और हमारे जो लर्नर्स हैं उनको गाइड करते रहें सर। थैंक यू शिव जी और रामचंद्र पटेल भाई साहब, बहुत थैंक यू इस मंच प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज।